आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आपका जीके बाई मुकेश सर में। आज के 10 सवाल आपके आने वाली वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार यात्रा को जिसका नाम है प्रश्नों से सपनों तक। अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जितने भी हैं। पहला प्रश्न है, एक्सिस ओम 4 मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, बी सुनीता विलियम्स, सी शुभांशु शुक्ला, डी विक्रम साराभाई। 10 प्रश्नों की सीरीज है ये और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, विंग कमांड ग्रुप कैप्टन है भैया ये। एक्सिस ओम मिशन में 2025 में लॉन्च हुआ था, ये अभी आपने देखा होगा, चर्चा में थे। मोदी जी ने हमारे बात भी की थी जब ये स्पेस में थे। विशिष्ट इन्हें 50,000 घंटे का विमान उड़ाने की इनका अनुभव है। उसी के आधार पर ये गए थे, यहाँ पे लेके गए थे। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा भी गए 1984 में रसिया की मदद से, लेकिन वो स्पेस सेंटर में रुके नहीं थे, ये वहाँ पे रह के आए। ये राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की प्रति लेकर गए थे। ये रहे शुभांशु शुक्ला। ये प्रमोशन भी हो गया उनका वहाँ ऊपर से जब ये स्पेस से वापस आए तब से। और इंटरनेशनल स्पेस क्या था, हाँ 1998 में इसकी स्थापना हुई है। नासा ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। रॉसकॉसमॉस ये रसिया की है। ईएसए यूरोप स्पेस एजेंसी ये यूरोप की है। 22 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है ये सारी की सारी। और भारत की खुद का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाने की योजना है। दूसरा प्रश्न है आपसे, 25 जून 2025 को जारी की गई पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉरगेट ए लीडर किस नेता की आपातकाल के दौरान की भूमिका पर आधारित है? जब देश में इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को, 1970 तक 2 साल तक लगी रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। तो उन्हीं इनमें से किसी एक नेता के ऊपर ये किताब लिखी गई है उनके। ऑप्शन ए है लाल कृष्ण आडवाणी, बी नरेंद्र मोदी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी जयप्रकाश नारायण। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में तीसरे कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं के ऊपर वो किताब लिखी गई। इसका हिंदी में आपातकालीन डायरी, वो साल जिन्होंने एक नेता को गढ़ा। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवावस्था के दौरान की गई गतिविधियों को उजागर करती है, खासकर आपातकाल के समय। है देखो 1975 से 70। किताब में बताया गया कैसे नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के सदस्य के रूप में भूमिगत रहते हुए गोपनीय अभियानों में भाग लिया। आपातकाल 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू होता है। 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होता है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। 352 देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया हो। राज्य में जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, वित्तीय आपातकाल जो आज तक लागू नहीं हुआ। 352, 356, 360 ये आपातकाल लगता है। इसी 352 के तहत लगाया था प्रधानमंत्री जी ने। उस समय जेपी आंदोलन चल रहा था। पुस्तक के लेखक का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। चलिए भैया अगला, भारत जो उन्हीं से संबंधित बातें थी। अगला प्रश्न है तीसरा, मई 2025 तक नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अभी जो हाल ही में बनाए गए हैं उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी राजीव गौबा, सी वी वी आर सुब्रमण्यम, डी परमेश्वर अय्यर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखते हैं, हाँ ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह पे बना है 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2015 तक नीति आयोग रहा, सॉरी योजना आयोग रहा। उसकी जगह पे नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब भारत का ये थिंक टैंक कह सकते हैं इसे, कह सकते हैं क्या, थिंक टैंक ही कहते हैं। अंतिम अध्यक्ष मोन्टेक सिंह गलियावाली। नीति आयोग के गठन से पंचवर्षीय योजनाओं का अंत हो गया। नीति आयोग बॉटम अप प्लानिंग पर जोर देता था। यह भारत का एक थिंक टैंक विचार मंच है।
जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया है। योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था उसकी जगह पे अभी तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी खत्म कर दिया गया। प्रश्न है चौथा, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर वो महासागर है जो किसी देश के नाम पर, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान के नाम पर, एकमात्र महासागर है। ये विश्व के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। ये गर्म धारा है आपकी, अगुलहास गल्फ स्ट्रीम जैसी है ये गर्म धारा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, वो गर्म धाराएं होती हैं। जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है वो ठंडी धाराएं होती हैं। और भी धाराएं उनके नाम है हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोर किसका बना होता है? सबसे अंदर कोर जो होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा और निकेल से बनता है कोर। मुख्य 3 भागों में पहले भाग को भूपर्वतीय क्रस्ट कहते हैं, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कोर, जो सबसे भीतर का हिस्सा होता है उसे कोर कहते हैं। 2 भागों में बांटा गया है, तरल और ठोस। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, इनमें से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। जापान जिस पे परमाणु बम डाला गया 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे, उन पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय फैटम। जापान जिसे सूर्योदय का देश कहते हैं, जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है, इसी के एक शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है। उस शहर का नाम है ओसाका। और बात करें मैनचेस्टर, जहां कपड़ों का व्यापार बड़े स्तर पे होता है, मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है ओसाका। ओसाका भारी मात्रा में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। इंग्लैंड का मैनचेस्टर विश्वविख्यात कपड़ा उद्योग के लिए है, इसीलिए इसे कहते हैं जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये बात आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब आप दे देंगे, तब तक मैं आपको उससे जुड़ी हुई बातें बता दूं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जिन्होंने स्थापना की, उन्होंने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने पत्रकारें चलाई, मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की महाराष्ट्र में। नाम है इनका बाल गंगाधर तिलक। पुणे में स्थापना हुई थी। भारतीयों को राष्ट्रवादी शिक्षा देना, संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? बताना है आपको। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड मतलब शेयर बाजार से संबंधित ये बात है। कुछ लोग जो ब्रोकरेज होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो ब्रोकरेज लेते हैं, तो ब्रोकर कभी किसी के साथ गलत ना कर दें, और गलत करते हैं तो जिस भी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो उसके लिए फंड की इंतजाम किया गया है। वो केस कर सकता है और उसे 15 लाख तक की सहायता मिल सकती है अगर कोई ब्रोकर गलत ब्रोकरेज चार्ज कर देता है या भाग जाता है या कुछ गलत करता है, फ्रॉड करता है। तो बताना किस संस्था ने शुरू की? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य ने। और इस प्रश्न का सही जवाब है सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है ना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में, लेकिन संवैधानिक रूप से 1992 में ये संस्था ने काम किया है। इसके नए जो अध्यक्ष बनाए हैं तुहिन कांता पांडे नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले माधुरी पुरी बुश थी, वो हट गई, अभी ये नए बने हैं। 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा मिला है। वर्तमान अध्यक्ष का नाम तुहिन कांत पांडे। चलिए भैया,
अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? केरल में, बी कर्नाटका में, सी तमिलनाडु में, डी त्रिपुरा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक में। चलिए भैया, कच्छ वनस्पति को समुद्र के प्रहरी कहा जाता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इनमें से पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी कोशिका भित्ति। और इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। ये 10 प्रश्न थे। 11वां प्रश्न आपको कमेंट्स करके बताना है। अब ये जो 11वां प्रश्न है, इसमें से 90% लोग शायद नहीं बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी आप कोशिश करिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लोएम। पौधों में फ्लोएम वह ऊतक होता है जो पत्तियों में बने भोजन, मुख्यतः शर्करा ग्लूकोज को पौधों के अन्य भागों में। होता क्या है कि पौधों का पत्तियों का रंग होता है हरा, क्लोरोफिल के कारण, जिनके माध्यम से जब सूर्य के प्रकाश में पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा उस अवस्था में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। उसी समय ये फ्लोएम वह ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों की अन्य जड़ों तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। वहीं जाइलम का कार्य जल और खनिज लवणों को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाना होता है। जाइलम लाता है पानी ऊपर, फ्लोएम बांटता है खाना हरो। ये बस ऐसे याद कर सकते हो। जाइलम लाता है पानी ऊपर, फ्लोएम बांटता है खाना हरो। वीडियो के अंत में ये ब्रेन बस्टर सवाल है, 90% लोग गलत करते हैं। ये सवाल आपके लिए, आप कमेंट्स करके बताइएगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? इनमें से इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में बताइएगा हमें। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, स्विट्जरलैंड में। और किसी ने बड़ा अच्छा सा लिखा, उनकी 2 लाइन है, हर सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हर सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। हर सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ राहें बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम भी आप अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न महत्वपूर्ण लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।